विजयदशमी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग में किया शस्त्र पूजन। जवानों से की मुलाकात। एलएसी पर कठिन परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे जवानों की सराहना। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने विजयदशमी उत्सव के अवसर पर नागपुर में किया शस्त्र पूजन। कहा, कट्टरपंथ से पैदा होता है उन्माद। इजरायल और हमास के बीच लगातार जारी संघर्ष के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इजरायल दौरे पर तेल अवीव पहुंचे। शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगे मुलाकात। हमास ने 2 और महिला बंधकों को स्वास्थ्य आधार पर किया रिहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 अक्टूबर को बुलाया विशेष सत्र। और वनडे विश्व कप में आज बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। कल खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर किया बड़ा उलटफेर। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज नागपुर में विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत समेत सैकड़ों पदाधिकारी और स्वयंसेवक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध संगीतकार और गायक शंकर महादेवन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत ने गायक शंकर महादेवन का स्वागत किया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों ने पथ संचलन भी किया। विजयदशमी के दिन ही आरएसएस अपना स्थापना दिवस मनाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघ चालक मोहन भागवत ने विजयदशमी उत्सव के अवसर पर शस्त्र पूजा भी की। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने डॉक्टर हेडगेवार को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक पटल पर देश की बढ़ती ताकत को सराहा। मोहन भागवत ने कहा कि हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में। सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची, उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की। स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र ये प्रगति भी हमने देखी है। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन बेहद सफल रहा और भारत के आतिथ्य की दुनिया भर में प्रशंसा हुई। प्रतिवर्ष भारतीयों का गौरव दुनिया में बढ़ रहा है। दानवता पर मानवता की पूर्ण विजय का ये जो विजय पर्व अपना विजयादशमी है, इस वर्ष की विजयादशमी में भी हम ये अनुभव कर रहे हैं। जैसे G20 की परिषद यहाँ पर हुई, वो तो प्रतिवर्ष होती है, लेकिन यहाँ पर हुई, उसके एक विशेषता रही। उस परिषद में हमारे भारतीयों के आतिथ्य की बड़ी प्रशंसा हुई। उसका पहली बार उन्होंने अनुभव किया। हमारे विविधता की सजी संस्कृति का गौरव उन्होंने अनुभव किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित प्रसिद्ध संगीतकार और गायक शंकर महादेवन ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर समय देश सेवा के लिए तत्पर रहता है। कोई भी आप धुन लेंगे तो उसके पीछे साइलेंटली खड़े हैं उसके सरगम, जो एक गीत को जान देती है और वो गीत को गीत बनाता है। जब मैं स्वयंसेवक को देखता हूँ, वो देश में
कोई भी घटना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ओकेजन हो, जब ज़रूरत है वो भी पीछे खड़े होके साइलेंटली अपने देश के लिए काम करते हैं। अगर हम कहेंगे कि हमारा देश एक गीत है, तो हमारे जो स्वयं सेवक हैं वो उसके पीछे के सरगम हैं, जो गीत को जान देते हैं। कार्यक्रम में शंकर महादेवन ने मां सरस्वती पर एक श्लोक भी गाया। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदिता, सामान पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। और देश भर में आज विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व रावण पर भगवान राम की विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसका अर्थ बुराई पर सच्चाई की जीत है। आज ही के दिन नवरात्र और दुर्गा पूजा भी संपन्न होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दशहरे पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। इसके लिए ढालपुर का मैदान भी सजने लगा है। इस उत्सव के लिए भगवान रघुनाथ की नगरी को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। माता हिडिंबा के आगमन से ही कुल्लू दशहरे की शुरुआत होती है और ऐसी मान्यता है कि माता हिडिंबा के बिना दशहरा उत्सव का आयोजन सफल नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरे पर डीडी न्यूज़ हिमाचल की ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दशहरे के लिए ढालपुर मैदान सजना शुरू हो गया है। नगर परिषद कुल्लू ने भी दशहरा उत्सव की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। ढालपुर मैदान में सफेद रंग के कैनोपी टेंट लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा दशहरा उत्सव में पधारने वाले देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों को भी सजाने का काम शुरू हो गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में कुल 300 से अधिक देवी देवता का आगमन होता है। इस दौरान यहाँ की विविधता को देखकर हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का एक अलग एहसास होता है। कुल्लू दशहरे में 300 से अधिक देवी देवताओं के आगमन का नजारा बड़ा ही दिव्य होता है। देवी दर्शन के साथ ही दशहरा उत्सव का आगाज होता है। जब हिडंबा आती है तो हम उसको रिसीव नहीं करते। चांदी की छड़ी जाएगी, लेकिन ऊपर से रामशिला तक आएगी और वो अब हमारी छड़ी जाएगी, रघुनाथ की नहीं जाती, हमारी छड़ी जाएगी तो वो आएगी, और जब आएगी तो हम घर में छुप जाएंगे। कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में माता हिडिंबा का रथ लंका दहन के दिन भी सबसे आगे चलता है। जब माता हिडिंबा मनाली से जब कुल्लू यहाँ पहुँचती है, सुल्तानपुर में पहुँचती है, उसके बाद जो रघुनाथ जी हैं वो यहाँ से शुभ यात्रा के लिए शुरू होते हैं, ढालपुर पहुँचते हैं। भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार दशहरा उत्सव में 5 देवी देवता बीते कई वर्षों के बाद पहली बार शामिल हो रहे हैं। सभी देवी देवता अपने आप में बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है, किंतु जो प्रमुख तो देखिए आप देवी हिडिंबा है, जिसका एक वैसे तो रामायण से कोई ज्यादा नहीं है ताल्लुकात, किंतु वो दुर्गा रूप में पूजी जाती है। इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कुल्लूवासी पूरी शिद्दत से जुटे हैं।
मेले में इस साल विभिन्न राज्यों से सांस्कृतिक दलों के साथ साथ 19 देशों के कलाकार सहित देश के अन्य भागों से बड़ी संख्या में इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए शामिल होंगे। कुल्लू दशहरे के आखिरी दिन 30 अक्टूबर को कुल्लू कार्निवल होगा, जो कि काफी रोमांचक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, हिमाचल। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विजयादशमी के अवसर पर तवांग में शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में अग्रिम क्षेत्रों का भी दौरा किया। इस दौरान सैन्य अधिकारियों ने रक्षा मंत्री को सीमा पार स्थिति की जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने तवांग युद्ध स्मारक पर देश की सेवा के लिए न्यौछावर होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में आज भगवान श्रीनाथ की पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ ने पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ साथ गांधीनगर में खेल परिसर का भी शिलान्यास किया जाएगा। शहरी खेल परियोजना के तहत इसका शिलान्यास किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह मानसा में बहुचर माता मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके साथ ही साथ अहमदाबाद में नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। सानंद विधानसभा में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब के रियाद में आज से शुरू हो रहे भविष्य निवेश पहल सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिन के इस कार्यक्रम में पीयूष गोयल सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री शहजादे अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद सहित कई मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। गोयल सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ जोखिम से अवसर तक नए औद्योगिक नीति युग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए रणनीति विषय पर एक सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। वो भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। गोयल विश्व के कारोबारी प्रमुखों और बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आज अपना 62वां स्थापना दिवस मना रही है। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी और ये एक सीमा सुरक्षा पुलिस बल है जो उच्च ऊंचाई वाले अभियानों में विशेषज्ञता रखता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईटीबीपी कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने एक्स पर कहा कि आईटीबीपी कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले कुछ वर्षों में आईटीबीपी मानवीय शक्ति के तौर पर काफी विकसित हुआ है, जो कठोर जलवायु परिस्थितियों और दुर्गम इलाकों में देश की सीमाओं और महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करता है। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति के आदर्श के रूप में काम करता है। हमारे देश के हिमवीरों को सलाम। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों का असर है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। चालू वित्त वर्ष में भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वित्त मंत्रालय की सोमवार को जारी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मजबूत घरेलू बुनियाद और मुद्रास्फीति में नरमी की उम्मीदों के चलते भारत वित्त वर्ष 2023-24 में दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के सितंबर संस्करण में ये कहा गया है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण उज्जवल है और मजबूत घरेलू बुनियादी कारकों से मजबूत है। निजी खपत के साथ साथ निवेश की मांग भी मजबूत हो रही है। साथ ही घरेलू मैक्रो फंडामेंटल मजबूत है और उनमें सुधार भी हो रहा है। व्यापक आधार वाले औद्योगिक विकास और उत्साहजनक आवासीय संपत्ति बाजारों में अतिरिक्त विकास की संभावनाएं हैं। औद्योगिक क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि जलाशयों के स्तर में सुधार आगामी रबी सीजन के लिए अच्छा है। कोर मुद्रास्फीति में लगातार कमी आ रही है, जबकि खाद्य मुद्रास्फीति में भी कमी आई है। मंत्रालय ने कहा कि कम व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा भंडार की संतोषजनक स्थिति के साथ भारत का बाहरी खाता मजबूत दिखता है। भारतीय रिजर्व बैंक के विनिर्माण, उपभोक्ता विश्वास, रोजगार और मुद्रास्फीति की उम्मीदों पर किए गए अग्रगामी सर्वेक्षणों में आशावादी निष्कर्ष सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जैसा कि IMF के अनुमान भी पुष्टि करते हैं, भारत वित्त वर्ष 2024 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट की माने तो पर्शियन गल्फ में हाल के घटनाक्रमों से वैश्विक अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं और स्थिति कैसे विकसित होती है उस आधार पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक अनिश्चितताओं और ताजा भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच वैश्विक विश्लेषकों के भारत की आर्थिक ताकत पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले की लार तहसील के सुदूर वलीवार गांव की सरपंच जैतूना बेगम का जिक्र किया था, जिन्होंने कोरोना के समय मुफ्त फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करके ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाया था। जैतूना बेगम ने मन की बात कार्यक्रम की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। की बात में प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं तो हर एक गली कोचे में ये आवाज़ गूंजती है और पहुंचती है और सभी लोग इस बात को बहुत अच्छी से तरह सुनते हैं। और हम जितने भी सरपंच हैं, पाँच छः हमारी पंचायत बाड़ी है, हम तो ज़रूरी सुनते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। हम इस प्रोग्राम की वजह से हर एक स्कीम का हम फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये मन की बात का जो प्रोग्राम है ये हर वक्त ये प्रोग्राम होना चाहिए। हर वक्त ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए और ये मन की बात वर्षों चले, ताकि जो लोग भी खबरदार नहीं वो खबरदार हो जाए और हर एक लोग इसका फ़ायदा उठा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सेल्फी विद डॉटर अभियान के लिए हरियाणा के सुनील जागलान की भी तारीफ की थी। प्रधानमंत्री ने उनके साथ बातचीत भी की थी। सुनील जागलान ने मन की बात कार्यक्रम की सराहना की है। सुनील जागलान ने कहा है कि मन की बात की 100वीं कड़ी में सेल्फी विद डॉटर का जिक्र होने पर विदेशी मीडिया ने इसको बेहतरीन तरीके से कवर भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात के 100वें एपिसोड में सेल्फी विद डॉटर अभियान के बारे में फिर से बोलने और मेरे से बात करने के बाद इस अभियान की गति इतनी बढ़ गई है कि विदेशी जो मीडिया है वो इस अभियान को कवर करने के लिए मेरे गांव में पहुंचा और उन्होंने इस अभियान की जो स्टोरी है न्यूयॉर्क टाइम्स के नेशनल और वर्ल्ड दोनों प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की शक्ति है, जिससे वो किसी भी सामान्य व्यक्ति को कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं। बिहार के गोपालगंज में एक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। इस भगदड़ में 10 अन्य महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। सभी घायलों को गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना चीनी मिल रोड स्थित राजा दाल के पास की है।
और बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष की। तो लगातार जारी संघर्ष के बीच हमास ने कहा है कि उसे मिस्र और कतर के मध्यस्थता प्रयासों में से 2 महिला बंधकों को स्वास्थ्य आधार पर रिहा कर दिया है। ये दोनों उम्रदराज इजरायली महिला हैं। रिहा की गई महिलाएं गजा से मिस्र जाने के लिए राफा क्रॉसिंग पहुंच गई हैं। हमास ने इससे पहले इजरायली क्षेत्र में किए गए हमले के करीब 2 सप्ताह बाद शुक्रवार को एक अमेरिकी मां बेटी को रिहा किया था। 7 अक्टूबर को हमास ने सीमा पार हमला किया था, जिसमें 1400 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग बंधक बनाए गए थे। और इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इजराइल दौरे पर आज तेल अवीव पहुंच गए हैं। मैक्रों वहां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों की यात्रा का उद्देश्य इजराइल के साथ एकजुटता दिखाना भर केवल नहीं है, बल्कि वो तनाव को रोकने, बंधकों की रिहाई, इजराइल की सुरक्षा और 2 देशों के समाधान का व्यवहारिक प्रस्ताव रखेंगे। इजरायली क्षेत्र पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 30 फ्रांसीसी नागरिक मारे गए थे, जबकि 7 लापता हैं। इनमें से एक हमास द्वारा जारी वीडियो में दिखा था, लेकिन अन्य 6 के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और जर्मनी के चांसलर भी इजराइल का दौरा कर चुके हैं। इसके साथ साथ इजराइल हमास संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 राष्ट्र समाधान की बात दोहराई है। जो बाइडेन ने कहा है कि कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम शांति के रास्ते को नहीं छोड़ सकते। इजराइल और फिलिस्तीन समान रूप से सुरक्षा, सम्मान और शांति से रहने के हकदार हैं। आईसीसी विश्व कप में एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सोमवार को खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। एक दिवसीय क्रिकेट में अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर ये पहली जीत है। अब पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के सामने 283 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में अफगान टीम ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। वनडे विश्व कप 2023 में एक बार फिर अफगानिस्तान ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। अफगानिस्तानी टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर इस विश्व कप का तीसरा बड़ा उलटफेर कर दिया। इससे पहले अफगान टीम ने इंग्लैंड को हराया था। अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 282 रन बनाए थे। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने 74 रन बनाए और अब्दुल्लाह शफीक ने 58 रन की पारी खेली। आखिरी ओवरों में शादाब खान और इफ्तियार अहमद ने शानदार बल्लेबाजी की और टीम को 282 रन तक पहुंचाया। दोनों ने 40-40 रनों का योगदान दिया। सऊद शकील ने 25 और इमामुल हक ने 17 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 8 रन ही बना सके। शाहीन अफरीदी 3 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं अफगानिस्तान के लिए नूर अहमद ने 3 और नवीन उल हक ने 2 विकेट लिए। मोहम्मद नबी और अजमतुल्लाह उमर जई को 1-1 सफलता मिली। पाकिस्तान द्वारा मिले 283 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान ने शानदार शुरुआत की। गुरबाज और इब्राहिम ने पावर प्ले में ही 60 रन जोड़ लिए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 130 रन की साझेदारी की। गुरबाज 65 रन बनाकर आउट हुए। इब्राहिम 87 रन के स्कोर पर पवेलियन लौटे। इसके बाद अफगान टीम का कोई विकेट नहीं गिरा। शहीदी और रहमत शाह ने तीसरे विकेट के लिए नाबाद 96 रन की साझेदारी कर अफगानिस्तान को 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी। पाकिस्तान के शाहीन और हसन अली को 1-1 विकेट मिला। किसी विश्व कप में पहली बार अफगानिस्तान की टीम 2 मैच जीती है। वहीं वनडे में पहली बार पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। इस विश्व कप में पाकिस्तान की टीम की ये लगातार तीसरी हार है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और वनडे विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमों का सफर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत रहा है। दक्षिण अफ्रीकी टीम को अब तक 4 मैचों में से 3 में जीत और 1 मैच में हार मिली है।
वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश को महज 1 मुकाबले में जीत और 3 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है। ऐसे में आज दक्षिण अफ्रीकी टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी तो बांग्लादेश हार की हैट्रिक के बाद वापसी करना चाहेगी। और आज विश्व पोलियो दिवस है। आज का दिन पोलियो टीके की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जोनास साल्क को समर्पित है। जोनास साल्क की टीम ने 1955 में पोलियो के टीके की खोज की थी। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पोलियो के प्रति लोगों को जागरूक करना है और लोगों को अपने बच्चों को पोलियो का टीका दिलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत बीते 1 दशक से पोलियो मुक्त है। सरकार हर साल टीकाकरण अभियान के जरिए पोलियो के खिलाफ अभियान चलाती है। विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन पोलियो उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयासों का जश्न मनाता है और पोलियो के खिलाफ टीकाकरण के महत्व पर प्रकाश डालता है। बीते 1 दशक से भारत पोलियो मुक्त रहा है। केंद्र सरकार हर साल 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत करती है। इसका मकसद है कि हर बच्चे को पोलियो की खुराक मिले। पोलियो के खिलाफ भारत की रणनीतिक लड़ाई टीके से बचाव किए जाने वाले बीमारियों के संबंध में भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति की सफलता की एक कहानी है। सभी लोगों को लगातार सचेत रहने और ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि 5 साल से कम उम्र के हर एक बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई जाए। मिशन इंद्रधनुष या पोलियो टीकाकरण अभियान का उद्देश्य बच्चों को ऐसे घातक रोगों से बचाना है। चूंकि हमारे पड़ोसी देश अभी भी पोलियो मुक्त नहीं हुए हैं, इसे देखते हुए और भी सतर्क रहने और टीकाकरण अभियान के समय बच्चों को पोलियो टीका पिलाने की जरूरत है। पोलियो टीकाकरण अभियान के दौरान 5 साल से कम उम्र के 15 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। कोई भी बच्चा छूटने न पाए, इसके लिए मजबूत सूक्ष्म नियोजन के जरिए घर घर जाकर टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। सरकार पड़ोसी देशों से लगे बॉर्डर पर पोलियो बूथ बनाकर पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम चलाती है ताकि दूसरे देशों से पोलियो का वायरस हमारे देश में ना घुस पाए। भारत ने अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो टीके को भी शामिल किया है ताकि पोलियो के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा चक्र बन पाए। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।